आपके साथ मैं हूं दीपिका। सतना से खबर है जहां पे इंस्टाग्राम के जरिए पहचान हुई, पहले दोस्ती हुई, फिर उसके बाद से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पहचान बदलकर नाबालिग के साथ रेप किया है। नाबालिग की अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। रीवा के रहने वाले हामिद खान पर यह रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी हामिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल से मिले हैं आपत्तिजनक वीडियोज। वारदात में 2 महिलाओं के भी शामिल होने का यह आरोप है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सतना से ये खबर है और यहाँ पर देखिए, पहचान बदलकर नाबालिग के साथ इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की गई और ये दोस्ती के बाद से नाबालिग से रेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद से इस आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। फोटोज वीडियो जो है मोबाइल में कैद किया। आरोपी हामिद खान पर लड़की को भगाने का भी आरोप है। नाबालिग रात को घर से सतना बस स्टैंड पहुंची। आरोपी हामिद उसे रेलवे स्टेशन पर लेकर गया और भनक लगते ही परिजन रेलवे स्टेशन पहुंचे। नाबालिग को छोड़कर आरोपी हामिद जो है वो फरार हो गया। हामिद का मोबाइल परिजनों के हाथ लगा और मोबाइल से हुआ मामले का खुलासा। हामिद की मां और बुआ पर साजिश का आरोप है। ज्ञान शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ज्ञान, बड़ा ही ये परेशान कर देने वाला मामला है। ना सिर्फ आरोपी बल्कि आरोपी के परिजन पर भी, उसके रिश्तेदारों पर भी ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उनकी साजिश के चलते ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि हामिद खान नाम का जो आरोपी है, ये मूलतः सतना के पड़ोसी रीवा जिले का रहने वाला है। यहाँ पर वो काफी लंबे समय से रहता था और उसने अपनी एक फेक आइडेंटिटी बनाकर, हामिद खान के नाम से नहीं, एक फेक आइडेंटिटी बनाकर उसने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे सब जगह अपने आईडीज बना रखे थे, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। और इन्हीं आईडीज के माध्यम से उसकी इस नाबालिग बिटिया से पहचान हुई, मुलाकात हुई। धीरे धीरे पहचान बढ़ी और कहीं ना कहीं झांसा देकर उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। और चूंकि उसकी नियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने उस लड़की के वीडियोस बनाए, उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स खींचे और उनको सबको अपने मोबाइल में स्टोर कर दिया। और उसी के आधार पर वो लंबे समय से उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उसको भागने के लिए मजबूर कर रहा था। कल वो जब वो लड़की वहां से अपने घर से, रामपुर वागीलान थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की है, वहां से सत्ता बस स्टैंड आई, हामिद खान वहां से उसको लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। और जैसा आपने कहा कि रेलवे स्टेशन से वो भागने के फिराक में थे, जबलपुर ले जाना चाहता था। इसी बीच में परिजन वहां पहुंच गए, झूमा झटकी हुई, वहां से वो भाग गया। उसके मोबाइल में जब वो फोटोग्राफ और जो वीडियोग्राफ देखे गए तो उससे ये क्लियर हुआ कि किस प्रकार की गहरी साजिश थी वो अपनी पहचान को छुपाकर। इस मामले का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू दीपिका ये है कि जब वो नाबालिग, उसके परिजन वहां पर स्थानीय जीआरपी थाने में पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई, तो जीआरपी पुलिस ने, क्योंकि वो लड़की दूर गांव की रहने वाली थी, तो उन्होंने थाना क्षेत्र का हवाला देते हुए उसकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। अगर सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर सचिन शुक्ला और तमाम स्थानीय कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होते तो इसकी एफआईआर तक ना लिखी जाती। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी करी और गिरफ्तारी करने के बाद आज उसे न्यायालय से जेल भेज दिया गया। जी दीपिका। जी, तो अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों की क्या मांग है? पीड़ित परिजनों की मांग ये है कि पाक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने तो रामपुर वागेलान, अभी चूंकि सतना के कोलवा थाना क्षेत्र में ब्यूरो के तहत कायमी हुई, क्योंकि थाना में ब्यूरो की कायमी इसलिए क्योंकि रामपुर वागेलान का मामला है। परिजनों की मांग ये है कि जिस प्रकार से उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, उसकी माँ ने, उसकी बुआ ने लगातार उसे बहलाती फुलाती रही और उसको लगातार, मतलब उसका एक ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया। जब शुरुआत में भी लड़की को पकड़ा गया तो लड़की ये मानने को तैयार नहीं थी कि इस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई है। जब उसका मोबाइल सामने आया तो उसका असली चरित्र उजागर हुआ और फिर उस लड़की को एहसास हुआ इस बात का कि उसके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, कितनी बड़ी घटना थी। तो कहीं ना कहीं अब रामपुर वागेलान थाना पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। इसमें बुआ के रोल को, माँ के रोल को, अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। तो युवाओं में जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्किंग की साइट्स में जो आज की डेट में जो प्रचलन हो रहा है, उसका एक ये भयावह उदाहरण है उन बच्चे बच्चियों के लिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं बहकावे में आके इतने बड़े कदम उठा लेते हैं, जो उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितना भयावह हो सकता है, उसका ये उदाहरण है। अब बिल्कुल, और ज्ञान, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि नाबालिग जो है बिल्कुल वो मानने को भी तैयार नहीं थी कि उसके साथ ऐसा किया है इस आरोपी ने, क्योंकि नाबालिग है। तो फिर अभी क्या मानसिक स्थिति कैसी है? अभी बेसिकली जो पुलिस से हमारी बात हुई तो सीएसपी का कहना यह था कि अभी उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। छोटी सी बिटिया है, अभी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है, उसको समझा रहे हैं। अभी तो वो समझ भी नहीं पा रही है उसे, क्योंकि जैसे प्यार मोहब्बत की बातें छोटे छोटे नाबालिग बच्चे बच्चियां जो करते हैं
और जब उनका जीवन उजड़ जाता है, जब उनकी सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें जब फैल जाती हैं, तब उनके और उनके परिवार को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मेंटल काउंसलिंग की आवश्यकता है। अब वो परिवार इस बात को समझ पा रहा है कि जो उसकी माँ थी, उस आरोपी की जो उसकी बुआ थी, वो एक प्री प्लान्ड वे में एक सिंडिकेट बनाकर, फेक आईडी बनाकर और कितना बहला फुसला के पूरे षड्यंत्र को, उस लड़की को यहाँ से आगे ले जाने की योजना थी। जबलपुर अगर समय पर परिजन नहीं पहुंचते तो वो लड़की यहाँ से जबलपुर पहुंच जाती और ना जाने उसके बाद उस लड़की का क्या हाल होता। कल वो लड़की मिल पाती, वो जिंदा रह पाती। इसकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार हम लोग रोज समाचारों में देखते हैं कि किस प्रकार से नाबालिग बच्चियों के साथ कितने बड़े बड़े घिनौने कांड होते हैं। तो उनकी जो शुरुआत होती है वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बहलावे फुसलावे से होती है, जहां ये नाबालिग लड़कियां अपने कुछ सोच समझने लायक होती नहीं है और इस प्रकार के बहकावे में आके इस प्रकार के कदम उठा लेती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान शुक्ला विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से खबर जहां पे न्याय के लिए भटक रही पीड़ित दिव्यांग और 6 दिनों से थाने के चक्कर काट रही है दुष्कर्म पीड़िता। थाने में इंटरप्रिटेटर नहीं होने के चलते एफआईआर लंबित है और इंटरप्रिटेटर नहीं होने से रिपोर्ट लिखना असंभव है, पुलिस का यह कहना है। इंटरप्रिटेटर के आते ही दर्ज करवाई जाएगी एफआईआर और आरोपी ने कई दिन तक रेप किया, परिजनों का ये आरोप है। पहले शादी का झांसा दिया और फिर छोड़ दिया। अब न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता दिव्यांग युवती से रेप का मामला। 6 दिनों से पीड़िता थाने के चक्कर काट रही है और 6 दिन के बाद भी पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस का यह हवाला है कि इंटरप्रिटेटर नहीं है, ऐसे में एफआईआर नहीं हो सकती है। पीड़िता मूक बधिर है, भाषा समझने में दिक्कत आ रही है। आरोपी अबरार लड़की को भगा कर ले गया था, परिजनों का ये कहना है। बच्ची जो है, इसके संबंध में जो है इंटरप्रेटर के आने के बाद, चूंकि बच्ची बोल भी नहीं सकती है और लिख भी नहीं सकती है, तो वो चूंकि आ करके उसको समझ करके उसके कथनों को जो कराएंगे, और जैसे भी उसके बच्ची के कथन होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बच्ची बालिग है तो उसके जाने के संबंध में जो है वो जब तक पूर्ण रूप से पुलिस को जानकारी नहीं हो जाएगी उसके कथनों के आधार पर, तब तक अग्रिम कार्रवाई की जाने में थोड़ी सी एक सक्षम व्यक्ति को प्राप्त करके जो कि उसकी भाषा को समझ सके, उसके कथन कराए जाने शेष हैं। कथन करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव, क्या ये हवाला पुलिस के द्वारा जो दिया गया है ये जेन्युइन है? देखिए, ये जो तर्क दिया जा रहा है ये बड़ा आश्चर्यजनक तर्क है और तर्क उनके द्वारा दिया जा रहा है जो कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल। जितने दिन तक ये मामला आगे बढ़ता जाएगा, साक्ष्य कमज़ोर होते जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुष्कर्म के लिए तुरंत साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, फॉरेंसिक साक्ष्य लिए जाते हैं ताकि उस मामले को इस्टेब्लिश किया जा सके। चूँकि रीवा में ये मामला घटित हुआ है तो रीवा जाकर जांच की जानी चाहिए, मेडिकल टाइमली कराया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें 6 दिन हो गई हैं और अभी भी जो मुझे जानकारी मिली है, आज का दिन भी पूरा निकल गया और आज भी उसके बयान नहीं हो पाए। सिर्फ ये कह देना कि इंटरप्रेटर नहीं है जो उसकी भाषा को समझ सके, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी या मामले को दर्ज नहीं किया जाएगा, ये बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अगर इंटरप्रेटर नहीं है तो उसके माँ और बाप की तरफ से ये मामला दर्ज किया जा सकता है। पिता जो बता रहे हैं, माँ जो बता रही हैं, उससे मामला दर्ज किया जा सकता है। उसके बाद उसकी पुष्टि इंटरप्रेटर को बुलाकर की जा सकती है। लेकिन 6 दिनों से लगातार उनको भटकाया जा रहा है। वो सुबह से दोपहर तक बैठे रहते हैं, फिर रात को बुला लिया जाता है। तो वो एक ही बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सांकेतिक भाषा समझने वाला इंटरप्रेटर आएगा और वो पुलिस के बीच में और ये जो दुष्कर्म पीड़िता है इसके बीच में एक सांकेतिक भाषा को समझेंगे और फिर एफआईआर की जाएगी या शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये इस पर अभी मामला लटका है और आज भी उसके बयानात नहीं हो पाए। दीपिका, तो इस पूरे मामले को तो पुलिस खुद ही इतना कॉम्प्लेक्स बना रही है। बिल्कुल, यही तो आश्चर्य की बात है। जबकि गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले लिखी जा चुकी थी,
उसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाना था। उसके पिता के द्वारा जब ये गायब हुई थी घर से, तभी से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। जब ये वापस लौट के आ गई और उसके बाद जो बयानात हुए हैं उसको ही आगे बढ़ाया जाना था। कोई अलग से नई एफआईआर की भी आवश्यकता नहीं थी। तो पहले जो जानकार हैं उनका कहना है कि ऐसे मामलों में पिता या माँ की तरफ से बयानात दर्ज कराए जा सकते हैं और जब इंटरप्रेटेटर होगा तब उससे होंगे। लेकिन जितने भी विलम्ब हो रहा है, जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि सारे साक्ष्य नष्ट हो रहे हैं और फिर दूसरी तरफ जो आरोपी है उसको भी बचने का मौका मिल रहा है, वो भी भाग सकता है। तो मामले कई सारे हैं, लेकिन पुलिस का जो रवैया है, एक इंटरप्रेटेटर की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। एक दिव्यांग लड़की का सवाल है और इंटरप्रेटेटर के कारण एक दिव्यांग लड़की परेशान हो रही है। तो ये बड़े प्रश्न चिन्ह है हमारे प्रशासन पर। बिल्कुल। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले, क्योंकि देखिए पुलिस का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लचर रवैया सामने आ रहा है।